Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार और हमारे इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर मद्रास प्रेसिडेंसी के एक ऐसे दौर पर नजर डाल रहे हैं जिसने दक्षिण भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी। जस्टिस पार्टी का शासन। जी हाँ। हमारे हाथ में है तमिलनाडु बोर्ड की कक्षा 12 की इतिहास की किताब का अध्याय 18, जो इस पूरी कहानी को काफी विस्तार से बताता है। बिल्कुल। हमारा इरादा क्या है? हम समझना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें इस पार्टी का जन्म हुआ, इसकी सोच क्या थी, इसने सत्ता में रहते हुए क्या किया, और फिर इसका पतन और बदलाव कैसे हुआ। ये सिर्फ किसी एक पार्टी के उतार चढ़ाव की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है सामाजिक न्याय की बढ़ती मांग और गैर ब्राह्मण राजनीतिक चेतना के उदय की। बिल्कुल सही कहा। इसे समझने के लिए हमें उस समय के मद्रास प्रेसिडेंसी के माहौल को देखना होगा। समाज, प्रशासन, शिक्षा, मतलब लगभग हर क्षेत्र में ब्राह्मण समुदाय का प्रभाव और प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा था। हाँ, ये तो साफ है। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। और इसी पृष्ठभूमि में, जैसा कि अक्सर होता है, एक प्रतिक्रिया का जन्म हुआ। तो चलिए किताब के इस अध्याय के सहारे इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात उसी सामाजिक माहौल की करते हैं। किताब में दिया है कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ब्राह्मणों का दबदबा था, जिससे दूसरे समुदायों में असंतोष पनप रहा था। हाँ, और ये सिर्फ एक भावना नहीं थी। आप देखें तो आंकड़े भी यही दर्शाते थे। हायर एजुकेशन में, सरकारी नौकरियों में, यहाँ तक कि पॉलिटिकल बॉडीज में भी ब्राह्मणों की संख्या बाकी समुदायों के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। तो इसी असंतुलन ने गैर ब्राह्मण समुदायों को सोचने पर मजबूर किया कि भाई उनके हितों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। उन्हें लगा कि व्यवस्था में उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है। इसी चिंता और जरूरत ने, कह सकते हैं, एक संगठित आंदोलन की शक्ल ली। और उसी जरूरत का नतीजा था 1916 में साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन यानी सिल्फ का गठन, जी, जो आगे चलकर जस्टिस पार्टी के नाम से मशहूर हुई। इस आंदोलन को खड़ा करने वाले कुछ प्रमुख चेहरे कौन थे? अध्याय में कुछ अहम नामों का जिक्र है। हाँ, अध्याय 3 प्रमुख संस्थापकों पर रोशनी डालता है। एक तो सर पिट्टी त्यागराय चेट्टी, जो एक प्रभावशाली व्यापारी और नेता थे। अच्छा। दूसरे डॉक्टर टी.एम. नायर, एक मुखर चिकित्सक और पत्रकार भी थे, जिनकी लेखनी ने गैर ब्राह्मण विचारों को फैलाने में काफी मदद की। और तीसरे डॉक्टर सी नटेसा मुदलियार, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काफी काम किया, जैसे गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए हॉस्टल खोलना। इन तीनों की तिकड़ी ने इस आंदोलन की नींव रखी और इसे शुरुआती दिशा दी। सिर्फ संगठन बनाना ही काफी नहीं था, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना भी जरूरी था। इसी कड़ी में उन्होंने एक गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र, नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो, प्रकाशित किया। ये घोषणा पत्र क्यों इतना अहम माना जाता है और इसके मुख्य बिंदु क्या थे? देखिए, ये घोषणा पत्र एक तरह का ऐतिहासिक दस्तावेज था। इसने पहली बार संगठित और स्पष्ट तरीके से गैर ब्राह्मण समुदायों की चिंताओं और मांगों को सामने रखा। इसका मुख्य लक्ष्य था सरकारी नौकरियों और शिक्षा के अवसरों में सभी गैर ब्राह्मण समुदायों के लिए उचित न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। अच्छा। ये सीधे तौर पर उस व्यवस्था को चुनौती दे रहा था जिसमें योग्यता के नाम पर अक्सर सामाजिक पृष्ठभूमि हावी हो जाती थी, ऐसा उनका मानना था। इसने न केवल मांगे रखी, बल्कि गैर ब्राह्मण आंदोलन को एक, आप कह सकती हैं, वैचारिक आधार भी दिया। तो साफ है, पार्टी का केंद्रीय एजेंडा गैर ब्राह्मणों के लिए प्रतिनिधित्व हासिल करना था। लेकिन उस समय राष्ट्रीय पटल पर तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दबदबा था, जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। जस्टिस पार्टी का कांग्रेस को लेकर क्या नजरिया था? क्या वे साथ मिलकर काम कर रहे थे? नहीं, उनका नजरिया बिल्कुल विपरीत था। जस्टिस पार्टी कांग्रेस का मुखर विरोध करती थी। अच्छा, विरोध। जी। उनका मानना था कि कांग्रेस पर ब्राह्मण नेताओं का वर्चस्व है और उसकी नीतियां भी मुख्यतः उन्हीं के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। उन्हें लगता था कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन में गैर ब्राह्मणों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस से दूरी बनाई रखी और कई मौकों पर उसका विरोध भी किया। ये काफी दिलचस्प है। एक तरफ कांग्रेस ब्रिटिश राज से आजादी मांग रही थी, वहीं जस्टिस पार्टी ने, जैसा कि किताब में है,
ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादारी का रवैया अपनाया। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? इसके पीछे क्या सोच थी? हाँ, ये सच है और इसके पीछे एक स्पष्ट रणनीति थी। जस्टिस पार्टी के नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश शासन के रहते ही उन्हें वे कानूनी और प्रशासनिक रियायतें मिल सकती हैं जिनकी वे मांग कर रहे थे, खासकर सरकारी नौकरियों और विधायी परिषदों में प्रतिनिधित्व। अच्छा, मतलब ब्रिटिश से उम्मीद थी उन्हें। हाँ, उन्हें लगा कि ब्रिटिश शासक स्थानीय सामाजिक समीकरणों से शायद उतने प्रभावित नहीं होंगे और वो गैर ब्राह्मणों के साथ न्याय करने में ज्यादा सक्षम हो सकते हैं बजाय कांग्रेस के, जिसे वे ब्राह्मण हितैषी मानते थे। तो इस वफादारी का इस्तेमाल उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने और अपने समुदाय के लिए लाभ हासिल करने के लिए किया, ऐसा कहा जा सकता है। और ये रणनीति काम भी आई। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद 1920 में मद्रास प्रेसिडेंसी में चुनाव हुए और जस्टिस पार्टी सत्ता में आ गई। ये कैसे हुआ जबकि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इतनी मजबूत थी? इसका सीधा संबंध कांग्रेस की उस समय की रणनीति से है। देखिए, 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। हाँ। और कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर इन चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया था। अच्छा, बॉयकॉट कर दिया। जी, इस बहिष्कार ने जस्टिस पार्टी के लिए मैदान लगभग खाली कर दिया। उन्होंने चुनावों में हिस्सा लिया और मद्रास विधान परिषद में बहुमत हासिल कर लिया और ए सुब्बराया रेड्डियार के नेतृत्व में जस्टिस पार्टी की पहली सरकार बनी। सत्ता में आने के बाद जस्टिस पार्टी ने करीब 13 साल, बीच में कुछ गैप भी था शायद। हाँ, कुछ अंतराल के साथ। हाँ, तो लगभग 13 साल शासन किया। इस दौरान उनके काम का क्या असर रहा? किताब में कुछ ऐसे सुधारों का जिक्र है जिनका प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी साबित हुआ लगता है। निश्चित रूप से उनके शासनकाल को मद्रास प्रेसिडेंसी में सामाजिक सुधारों के एक महत्वपूर्ण दौर के रूप में देखा जाता है। शायद उनकी सबसे चर्चित और युगांतरकारी उपलब्धि थी सांप्रदायिक शासनादेश जारी करना, कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर्स या जीओज। ये जीओज क्या थे और इन्हें इतना क्रांतिकारी क्यों माना जाता है? क्या ये सिर्फ कोटा सिस्टम था? ये सिर्फ कोटा सिस्टम से कहीं बढ़कर थे, ऐसा कहा जाता है। विशेष रूप से 1921 और 1922 में जारी किए गए ये सरकारी आदेश भारत में राज्य द्वारा लागू की गई आरक्षण नीति के शुरुआती उदाहरणों में से एक थे। अच्छा। इन्होंने विभिन्न गैर ब्राह्मण समुदायों और अल्पसंख्यकों जैसे मुसलमान, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, इनके लिए सरकारी नौकरियों में उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित कर दी। मकसद ये था कि सरकारी नौकरियों पर कुछ चुनिंदा समुदायों का ही एकाधिकार न रहे और प्रशासन में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। किताब के अनुसार इसे बाद में स्थानीय निकायों और शैक्षणिक संस्थानों तक भी बढ़ाया गया। अच्छा। ये सामाजिक न्याय को प्रशासनिक नीति बनाने का एक, कह सकते हैं, बहुत साहसिक प्रयोग था उस समय के हिसाब से। वाकई उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा कदम था। क्या महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ ठोस प्रयास हुए? हाँ, बिल्कुल। जस्टिस पार्टी ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान दिया। उन्होंने समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया, जो महिलाओं के शोषण का एक भयानक जरिया थी। इसके अलावा उनके शासनकाल में ही महिलाओं को पुरुषों के बराबर वोट देने का अधिकार मिला, जो निश्चित रूप से एक प्रगतिशील कदम था। और प्रशासन के मोर्चे पर नौकरियों में आरक्षण के अलावा क्या कोई और महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए? प्रशासन को ज्यादा व्यवस्थित और निष्पक्ष बनाने की भी कोशिशें हुई। 1924 में पनागल मंत्रालय के समय एक स्टाफ चयन बोर्ड बनाया गया। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड? जी, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। इसका उद्देश्य सरकारी भर्तियों को योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर करना था। और दिलचस्प बात यह है कि यही बोर्ड आगे चलकर 1929 में भारत का पहला लोक सेवा आयोग बना, पब्लिक सर्विस कमीशन। अरे वाह, ये तो बहुत ही अहम जानकारी है। जी। इसके अलावा मंदिरों के विशाल धन और संपत्ति के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए 1921 में हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम यानी हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट पारित किया गया। ये भी एक बड़ा कदम माना जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ खास हुआ? शिक्षा को समाज के व्यापक तबके तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने की दिशा में कदम उठाए गए। अच्छा। दलित वर्गों, जिन्हें तब डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए इसकी जिम्मेदारी श्रम विभाग को सौंपी गई। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 1929 में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी की स्थापना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, हाँ। और साथ ही पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी को भी सरकारी प्रोत्साहन मिला। तो इतने सारे सुधारों और एक लंबे कार्यकाल के बावजूद
1937 के चुनावों में जस्टिस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ? मतलब राजनीतिक हवा का रुख कैसे बदल गया? देखिए, 1937 आते आते देश का राजनीतिक माहौल काफी बदल चुका था। कांग्रेस ने 1930 के दशक में सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे बड़े आंदोलनों से अपनी जमीन और लोकप्रियता दोनों मतलब काफी बढ़ा ली थी। हाँ, कांग्रेस का प्रभाव बढ़ रहा था। जी, और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रांतीय स्वायत्तता मिलने के बाद कांग्रेस ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का फैसला किया। मद्रास प्रेसिडेंसी में सी राजगोपालाचारी जैसे कद्दावर नेता के नेतृत्व में कांग्रेस ने जस्टिस पार्टी को करारी शिकस्त दी। अच्छा, राजा जी थे उस समय? हाँ, उस समय जस्टिस पार्टी का नेतृत्व केवी रेड्डी नायडू कर रहे थे। किताब के आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस ने विधानसभा की 215 में से 152 सीटें जीतीं। ओह, ये तो भारी बहुमत था। जी, ये जस्टिस पार्टी के शासन के अंत का स्पष्ट संकेत था। इसी दौर में यानी 1930 और 40 के दशक में एक और बड़े नेता का प्रभाव गैर ब्राह्मण आंदोलन पर बढ़ रहा था, E.V. रामास्वामी, जिन्हें हम पेरियार के नाम से जानते हैं। जस्टिस पार्टी और पेरियार के बीच क्या समीकरण थे? ब्राह्मण एजेंडे और सामाजिक सुधारों के समर्थक बनी और धीरे धीरे आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गई। हालांकि वे जस्टिस पार्टी के नेतृत्व के, जिसे वे कुछ हद तक अभिजात्य मानती थीं, आलोचक भी थीं। अच्छा, उनका जोर आंदोलन को और ज्यादा रैडिकल सामाजिक सुधारों पर केंद्रित और आम जनता से जुड़ा हुआ बनाने पर था। तो फिर पार्टी का भविष्य क्या हुआ? क्या हार के बाद ये खत्म हो गई? पार्टी खत्म नहीं हुई, बल्कि इसने एक नया रूप ले लिया, ऐसा कह सकते हैं। 1937 के हार और पेरियार के बढ़ते प्रभाव के बीच जस्टिस पार्टी के भीतर आत्ममंथन का दौर चला। फिर 1944 में सलेम में पार्टी का एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। सलेम कॉन्फ्रेंस 1944। जी, इस सम्मेलन में पेरियार के एक प्रमुख साथी पेरारिंगर अन्ना यानी C.N. अन्नादुरै ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव के तहत जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविडर कड़गम यानी द्रविड़ों का संघ रख दिया गया। द्रविडर कड़गम DK। हाँ, ये सिर्फ नाम का परिवर्तन नहीं था, ये जस्टिस पार्टी के एजेंडे का विस्तार था। अब ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और द्रविड़ पहचान पर आधारित आंदोलन बन गया। इसने भविष्य के द्रविड़ आंदोलन की नींव रखी। तो अगर हम जस्टिस पार्टी के पूरे सफर को देखें तो तमिलनाडु की राजनीति और समाज पर इसका क्या स्थायी प्रभाव पड़ा? इसकी विरासत क्या है? जस्टिस पार्टी की विरासत बहुत गहरी और बहुआयामी है। भले ही पार्टी अपने मूल नाम से खत्म हो गई, लेकिन इसने तमिलनाडु की राजनीति का, कह सकते हैं, DNA ही बदल दिया। इसने सामाजिक न्याय, आरक्षण और गैर ब्राह्मण प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला दिया, जहां वे आज भी बने हुए हैं। इसने द्रविड़ पहचान, भाषा और संस्कृति पर आधारित एक अलग राजनीतिक विचारधारा को जन्म दिया, जिससे बाद में DMK और AIADMK जैसी शक्तिशाली क्षेत्रीय पार्टियां निकलीं। सही बात है। उनके द्वारा शुरू किए गए कई सुधार, विशेष रूप से आरक्षण नीति और शिक्षा पर जोर, आज भी तमिलनाडु की सामाजिक नीतियों का अभिन्न अंग है। संक्षेप में कहें तो जस्टिस पार्टी आधुनिक द्रविड़ राजनीति की वैचारिक मां साबित हुई। वाकई ये सिर्फ एक राजनीतिक दल के उत्थान और पतन की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये कहानी है कि कैसे सामाजिक चेतना राजनीतिक शक्ति में बदलती है और कैसे वो शक्ति समाज को बदलने का प्रयास करती है। बिल्कुल। था मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस पार्टी के शासन का हमारा विश्लेषण, जो तमिलनाडु बोर्ड के इतिहास की किताब के अध्याय 18 पर आधारित था। हमने देखा कि कैसे सामाजिक गैर बराबरी के माहौल में एक आंदोलन ने जन्म लिया, सत्ता हासिल की और कई महत्वपूर्ण सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों को अंजाम दिया। हाँ, और हमने ये भी समझा कि कैसे बदलते राजनैतिक समीकरणों और आंतरिक वैचारिक मंथन के चलते इसका पतन हुआ और ये द्रविडर कड़गम के रूप में एक नए और शायद ज्यादा प्रभावशाली आंदोलन में तब्दील हो गया। इसकी गूंज आज भी तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में साफ सुनाई देती है। हमारे स्रोत ने जस्टिस पार्टी के उदय, विचारधारा, उपलब्धियों और परिवर्तन पर विस्तार से प्रकाश डाला है। ये स्पष्ट है कि उन्होंने गैर ब्राह्मण प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत नींव रखी। लेकिन एक सवाल मन में उठता है, जिस पर शायद और विचार किया जा सकता है।
जस्टिस पार्टी ने जिन गैर ब्राह्मण समुदायों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया, क्या उनके द्वारा लाए गए सुधारों और अवसरों का लाभ उन सभी विभिन्न समुदायों तक समान रूप से पहुंचा, या यह मुख्य रूप से कुछ अधिक प्रभावशाली गैर ब्राह्मण जातियों तक ही सीमित रह गया? ये एक सोचने वाला सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जो आगे की पड़ताल की मांग करता है। जी बिल्कुल। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.